आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, मार्केट्स पर आउटलुक और स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। लेकिन पहले मार्केट का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं। तो कल एक वीक सेशन हमने देखा, आखिरी घंटों में रिकवरी मार्केट्स में आते हुए दिखाई दी, लेकिन आज वापस मार्केट्स का मूड माहौल नेगेटिव टेरिटरी में ही दिखाई दे रहा है। सुबह जहां खुले वहां से स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे की तरफ ही हम फिसले और इस समय दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। 0.5% से ज्यादा की कमजोरी निफ्टी में देखने को मिल रही है। 23,548 के मौजूदा लेवल्स हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक को, तो वहां भी प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक भी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स 450 पॉइंट से ज्यादा नीचे है। निफ्टी बैंक तो अब डिसाइसिवली डे लो पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ 550 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो वीकनेस दिखाते हुए निफ्टी बैंक 1% से ज्यादा की वीकनेस है। मिड कैप्स में भी गिरावट है, लेकिन उतनी कमजोरी नहीं है जितनी हम फ्रंट लाइन इंडाइसेस में देख रहे हैं या बैंक स्टॉक्स में देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स 1/4% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल दो प्रेशर में है। यहाँ पर क्लोजर टू 1% के लॉसेस निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखाई दे रहे हैं आज के सेशन में। मार्केट की ब्रेथ नेगेटिव है क्योंकि कमजोरी स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है फ्रंट लाइन के साथ साथ। मिड कैप्स में भले ही उतना प्रेशर ना हो, गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। 1665 स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 740 शेयर्स है जो कि हरे निशान में कर रहे हैं कारोबार। अब एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सपोर्ट मिल रहा है एमएनएम, HUL, भारती एयरटेल और कोटक महिंद्रा बैंक से। तो यानी 4 रेस्पेक्टिव सेक्टर्स के दिग्गज मदद कर रहे हैं निफ्टी की लॉसेस को ट्रिम करने में बैंक निफ्टी के मुकाबले। अगर आप लूजिंग साइड पर देखेंगे तो HDFC बैंक, L&T, रिलायंस, ICICI बैंक ये नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 215 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इन टॉप 4 स्टॉक से निफ्टी में दिखाई दे रहा है। 65 अंकों का सपोर्ट हम बाकी स्टॉक्स की तरफ से देख रहे हैं। सिमिलरली अगर निफ्टी बैंक को देखेंगे तो एक कोटक महिंद्रा बैंक है जो कि 51 पॉइंट का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। इसके अलावा बाकी से भी 11 कॉन्स्टिट्यूएंट्स नेगेटिव साइड पर ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेजरली HDFC बैंक स्पॉइल स्पोर्ट का काम कर रहा है, जहां पर 350 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इकलौता HDFC बैंक ही लैंड कर रहा है। 100 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ICICI बैंक की तरफ से, थोड़ा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन SBI एक्सिस बैंक की तरफ से है और तब जाके निफ्टी बैंक 550 पॉइंट नीचे है। लेकिन मेजर कल्प्रिट HDFC बैंक और ICICI बैंक है आज के सेशन में। लेकिन अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक भी देखेंगे आज के सेशन में तो सभी सेक्टोरल इंडाइसेस लाल निशान में है। सिर्फ एक इकलौता FMCG इंडेक्स और ऑटो इंडेक्स है जो कि हरे निशान में। ऑटो इंडेक्स तो इनफैक्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन FMCG इंडेक्स में हम तेजी देख रहे हैं। 1.25% ऊपर ये इंडेक्स कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बाकी सभी सेक्टोरल इंडाइसेस गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। ज्यादा प्रेशर आपको दिख रहा है रियल्टी, पावर, ऑयल एंड गैस, यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। कैपिटल गुड्स में प्रेशर है। इंडस्ट्रियल्स, एनर्जी, ये कुछ पॉकेट्स है जो कि आज सबसे ज्यादा कमजोर आज के सेशन में है। लेकिन इंडेक्स पर क्या कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है या छोड़ दे, इस पर लेते हैं आउटलुक। अमित बताइए पहले तो टिल मार्केट क्लोजिंग दोनों ही इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपका क्या व्यू है? जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, पिछले 3 दिन से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे जो चॉपी एक्शन है वो बरकरार है। अंडरटोन है वो स्लाइटली नेगेटिव है क्योंकि जो इंटरनल ब्रेथ में है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। 23,800 जो कंसिस्टेंटली हर्डल साबित हो रहा है और आज जो हिसाब से नो डाउट कल हमने काफी अच्छी रिकवरी देखने मिली थी सेकेंड हाफ में, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर पॉजिटिव फॉलोअप एक्शन जो है वो आज के सेशन में मिसिंग है। तो पॉसिबिलिटी है कि 23,400 के लेवल से वो डाउन साइड में एक पॉसिबिलिटी है। तो रेंज जो है हल्का सा नीचे में शिफ्ट हुआ है। मुझे लग रहा है कि इंडेक्स लेवल पे इंक्रीमेंटल अपसाइड या डाउन साइड नियर टर्म में नहीं आएगा, बट जो 23,400 से लेके 23,800 है, मुझे लग रहा है कि ये रेंज में है जो निफ्टी टाइम कंज्यूम करना चाहिए। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अमित आपकी? जी देखिए, जो हिसाब से आपने मेंशन किया कि FMCG स्टॉक्स में ट्रैक्शन है, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है मैरिको इंडस्ट्रीज में। ना सिर्फ मैरिको में अगर देखा जाए तो एक मल्टी मंथ करेक्शन के बाद एक स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट आ रही है। लास्ट मंथ में 600 के लेवल से उसने अच्छे से होल्ड किए थे और रिसेंटली अगर देखा जाए तो 630 के लेवल्स भी होल्ड करके अभी वो 650 के लेवल्स भी सरपास कर चुका है ऑन अ कंपैरेटिवली हायर वॉल्यूम्स। सो जो हिसाब से स्ट्रक्चर है कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है ये बेटर है। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इसका रहेगा। करंट मार्केट प्राइस पे बाई करके ऊपर में 750 के टारगेट रख सकते हैं मेरिको के लिए और स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो 620 को रखना चाहिए। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। मेरिको जहां पर बाय करने की सलाह है, 664 पर ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर और एक अच्छा मोमेंटम यहां पर ऑलरेडी हमने देखा है। तो ये एक स्टॉक है जहां पर आप तेजी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं।
तो ये रहा मैरिको का नाम, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल की मैनेजमेंट से। दरअसल सिग्नेचर ग्लोबल ने शुरुआती 9 महीने में 8,670 करोड़ की प्री सेल्स हासिल की हैं और ये अब तक का रिकॉर्ड है। डिमांड ट्रेंड्स और साथ ही डेट रिडक्शन प्लान्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सिग्नेचर ग्लोबल के CEO रजत कथुरिया। रजत जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर और कांग्रेचुलेशंस, आपने हाईएस्ट एवर 9 मंथ प्री सेल्स का आंकड़ा अचीव किया है। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो आपने ये रिकॉर्ड रिपोर्ट किया है इसके पीछे कंट्रीब्यूशन किन प्रोजेक्ट्स का रहा, फेस्टिव डिमांड का कितना रोल रहा, कैसे ये टारगेट आपने या फिर ये माइलस्टोन आपने अचीव किया? थैंक्स दीपाली जी अपने शो पे हमें इनवाइट करने के लिए। तो दीपाली जी, अगर आप कंपनी की बेसिक स्ट्रैटेजी को समझेंगे तो हम एक दिल्ली NCR में फोकस्ड मिडिल इनकम हाउसिंग कंपनी है। हमारा फोकस रहता है कि हम ऐसे प्राइसेस पे घर लाएं जिस पे एक कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी बनी रहे। तो दिल्ली NCR में स्पेशली गुड़गांव में एक बहुत बड़ा वर्किंग क्लास है जो काम कर रहा है। एक हाउस होल्ड इनकम जिन लोगों की 50 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में रहती है। तो हम, आप ऐसे समझिए, इन लोगों के लिए काफी फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं जिनके लिए हम नए अच्छी लोकेशंस पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे होते हैं। एंड पिछले 1-2 साल ही नहीं, पिछले काफी सालों का हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जैसे हम नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे डिमांड क्रिएट हो रही होती है। तो इस साल भी हमने अपने नए कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे, जैसे एक सोना मार्केट में दक्षिण करके प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया जो 125 एकड़ पर प्रोजेक्ट है। लाइकवाइज हमने एक सदर्न पेरिफेरल रोड पे टाइटेनियम के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया और एक सेक्टर 84 में हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया ट्विन टावर्स। इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। एंड इससे आप देखेंगे तो हमने हर क्वार्टरली बेसिस पे काफी कंसिस्टेंटली हमने ये सेल करते आए हैं। तो हर क्वार्टर हमारा एक सेल का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। ओके अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली Q3 की प्री सेल्स देखें तो ये 2,770 करोड़ पर रही है, यानी पिछले साल के मुकाबले 120% की ग्रोथ। और इसी के साथ जो आपका 10,000 करोड़ का टारगेट था फॉर FY25 जो आपने सेल्स गाइडेंस दी थी वो अचीव होता है। तो क्या फिर आप इस सेल्स गाइडेंस को अपवर्ड साइड पर रिवाइज करेंगे? दीपाली जी, अभी हम सेल्स गाइडेंस को सेम मेंटेन कर रहे हैं, बट ट्रेंड देखते हुए लग रहा है कि हम इसको इजीली मीट करके एक्सीड कर जाएंगे, बट वी आर नॉट रिवाइजिंग अभी द गाइडेंस एट दिस स्टेज। ओके अच्छा, अगर हमें 9 मंथ्स की परफॉर्मेंस को देखें तो जो एवरेज प्री सेल्स रियलाइजेशन रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो वो कहाँ स्टैंड करता है? सो देखिए, जो हमने यूनिट सेल करे हैं पूरा, ये कोई 12,500 रुपये फुट के लगभग पे जो प्रोडक्ट है वो सेल हुआ है। तो आप गुड़गांव में पिछले 2 साल का ट्रेंड देखेंगे तो ये प्राइसेस काफी एक अच्छे पेस पर इंक्रीज हुए थे, बट ये कहीं 12-13 हजार रुपये फुट पर आके बाय एंड लार्ज एक ऐसा प्राइस का रेंज क्रिएट हो रहा है जिसपे वॉल्यूम्स अच्छे से क्रिएट हो रही हैं, बट प्राइस कहीं ना कहीं अब बहुत शार्प मूवमेंट नहीं कर रहा है। ओके अच्छा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे रजत जी, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया जिनकी तरफ से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन आया इन 9 मंथ्स के सेल्स पीरियड के जो नंबर्स आपने रिपोर्ट किए हैं। अभी एग्जिस्टिंग कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर अभी भी आपके पास इन्वेंट्री है या फुल्ली सोल्ड आउट है, और आगे के लिए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आपकी क्या प्लान्स हैं? कौन से प्रोजेक्ट्स हैं तो जल्द ऑन सेल्स आना शुरू होंगे, बताइए। तो दीपाली जी, हमारे ना 3 लोकेशंस हैं या 3 माइक्रो मार्केट्स जिसको रियल एस्टेट टर्म्स में बोलते हैं। तो वो हमने गुड़गांव में पैन आउट करे हुए हैं। एक लोकेशन है सेक्टर 37D जो बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ बिल्कुल है। एक सेक्टर 71 है जिसको सदर्न पेरिफेरल रोड कहते हैं, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर इन द गुड़गांव मार्केट, और एक सोना करके मार्केट है। इन तीनों लोकेशंस पर हमारा एक ये उद्देश्य रहता है कि हम काफी रेगुलर बेसिस पे नई सप्लाई क्रिएट करें, और आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे कि हमारे इन तीनों लोकेशंस पे आपको वन आफ्टर द अदर प्रोजेक्ट लॉन्चेस या फिर यूनिट या इन्वेंट्री जो है हम मार्केट में लॉन्च करते रहेंगे।
इन्हीं तीनों लोकेशन से पास्ट में भी हमें सेल्स क्रिएट हुई हैं और फ्यूचर में भी हम यहाँ रेगुलर बेसिस पर सप्लाई क्रिएट करेंगे। अच्छा, इनफैक्ट पहले भी आपसे इस बारे में बातचीत हुई है, मैं फिर से पूछना चाहती हूँ, गुड़गांव और उसके एडजेसेंट एरिया से बाहर निकलने को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? दीपाली जी, हम दिल्ली एनसीआर की मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं। अभी हम गुड़गांव, सोना और मानेसर, इन तीनों मार्केट्स में हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं। अभी हमने मानेसर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था सिटी ऑफ कलर्स। उसका भी रिस्पॉन्स हमें काफी अच्छा रहा है। तो ये 3 इन अ वे माइक्रो मार्केट्स आप बोल सकते हैं, हम इनमें काम कर रहे हैं। बट हम हमेशा देखते रहते हैं राइटफुल अपॉर्चुनिटीज पूरे दिल्ली एनसीआर मार्केट में। तो एज एंड व्हेन कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, सो हम उस पर काम कर सकते हैं। ओके अच्छा, एक चीज़ क्विकली, 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ रजत जी। पहला तो ये कि जैसे आपने खुद अभी भी मेंशन किया और आपने पहले भी ये मेंटेन किया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं दिल्ली एनसीआर में जहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो कुछ क्लोजर पहुँचे आप अपने इस विजन के? कुछ अपॉर्चुनिटीज़ फाइनलाइज होते हुए दिखाई दे रही हैं इस रीजन में? पहला सवाल। और दूसरा, आपके डेट रिडक्शन प्लान को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है यहाँ से आगे के लिए? 720 करोड़ का शायद आपका एग्जिस्टिंग डेट है, कैसे रिड्यूस करेंगे, क्या प्लान्स हैं? सो देखिए, अपॉर्चुनिटीज, आई वुड से दैट वी फाइनलाइज समथिंग या हम बिल्कुल क्लोज आ गए हैं। आई वुड मेंटेन कि अभी हम एक एक्सप्लोरेशन स्टेज पे हैं, क्योंकि गुड़गांव में बहुत ज्यादा लैंड इन्वेंट्री हमारे पास क्रिएटेड है। तो अगर आप नियर टर्म लॉन्चेस और फोर्थ कमिंग लॉन्चेस को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35 मिलियन स्क्वायर फुट का हमारे पास एक लैंड बैंक क्रिएटेड है इन गुड़गांव रीजन, गुड़गांव एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये सारा लैंड पार्सल मोर और लेस हमारा पेड फॉर है एंड मोस्टली कंपनी का ओन लैंड है। तो ऐसा नहीं है कि हमने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा कर ली हैं, कुछ पोर्शन है इसमें से, बट मेजॉरिटी लैंड कंपनी का ओन है और कंपनी की कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर लायबिलिटी नहीं है उसके अराउंड कुछ उन लैंड पे पे करने के लिए। तो ये हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देती है जिससे हम फ्यूचर अपनी ग्रोथ अचीव कर सकें। तो अगर हम इस साल 10,000 करोड़ की गाइडेंस दे रहे हैं तो हम फ्यूचर में भी उस नंबर के ऊपर कुछ ग्रोथ दिखा पाएंगे जस्ट आउट ऑफ आवर एग्जिस्टिंग लैंड बैंक इटसेल्फ। दैट्स व्हाई हम एक्सप्लोर करते रहते हैं नई अपॉर्चुनिटीज, बट हमारी कोई डेस्परेशन नहीं है कि हमें इमीडिएटली जाके कुछ एक्वायर करना ही है। सो इट्स लाइक अ गुड टू हैव, नॉट अ मस्ट हैव फॉर द कंपनी। एज फार एज आप डेट की बात कर रहे हैं तो हमारा कंसिस्टेंट बेसिस पे ये नेट डेट का नंबर है जी, 2400 करोड़ के लगभग का हमारा ग्रॉस डेट है। कैश हमारे पास बैलेंस शीट में है रीजनेबल अमाउंट, तो कोई 700 करोड़ का नेट डेट का जो नंबर है ये कंसिस्टेंटली रिडक्शन के पाथ पे है। और हमने एक गाइडेंस दे रखी है कि हम एनुअल जो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस होगा उसका 50% से ज्यादा का नेट डेट नंबर नहीं होगा, विच इफेक्टिवली मीन्स कि अगर हम 6 महीने कोई का ऑपरेटिंग सरप्लस लैंड पेमेंट की तरफ लगाए और डेट रीपेमेंट की तरफ लगाए तो ये डेट को हम 0 कर सकते हैं। बट ग्रेजुअली ये आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट डेट नंबर रिड्यूस हो रहा है, जिससे कि हमारी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है। ओके चलिए, थैंक यू रजत जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर और आगे का विजन, आपके प्लान्स शेयर करने के लिए। स्टॉक हालांकि अभी देखें तो 2.5% नीचे फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो 9 मंथ के सेल्स नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं वो अब तक का हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 1328 पर फिलहाल स्टॉक कारोबार करते हुए रुक रहे हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बढ़ते हैं ग्रोथ कोड की ओर। और एक ऐसी पहल है ये जिसे ग्रो और सीएनबीसी आवाज ने मिलकर शुरू किया है। इस पहल में हम आपको बाजार से जुड़ी बारीकियों के बारे में बताते हैं जिससे आपको निवेश संबंधी सही फैसले लेने में मदद मिल सके। इस हफ्ते सीएनबीसी आवाज के आशीष शर्मा ने प्रोफेशनल ट्रेडर मानस अरोड़ा से पंप एंड डंप स्कीम्स के बारे में बातचीत की और जाना कि इनसे कैसे बचा जाए। एक अनजान ट्रेडर जो ट्रेडिंग स्कैम का शिकार होता है उसे कई लीगल रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। भले ही शुरुआत में विक्टिम था, बता सकते हैं
ऐसा क्यों होता है? फाइनेंशियल रिस्क तो इतना है कि आप अगर जिस स्टॉक में कोई फंडामेंटल करेक्ट नहीं है या उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है, वो डंप होने के बाद सालों तक ऊपर नहीं जाते और उनमें टोटली उन्हें लॉस होता है। लीगल रिस्क में तो शायद वो नहीं पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक स्टोरी फॉलो करी, एक स्टॉक। लीगल रिस्क तब आएगा जब वो भी इनमें शामिल हैं और पंप करने में, प्राइस में इन्वॉल्व हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं स्टॉक लेने में, वेयर उनकी मोटिव इज टोटली टू ट्रैप दूसरे इन्वेस्टर्स को। वहाँ लीगल रिस्क आ सकता है। लेकिन अगर कोई, मान लीजिए मैं हूँ और मैंने स्टोरी बिलीव करी और मैंने सीधा शेयर्स खरीद लिए, तो मेरा रिस्क सिर्फ फाइनेंशियल है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। अब लेकर आते हैं आपके सामने खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। और इस हफ्ते आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और मिरेई एसेट शेयर खान के जतिन गेडिया के बीच मुकाबला चल रहा है। देखिए रिटर्न की स्थिति। अमित सेठ ने इस हफ्ते की शुरुआत से ही बढ़त बनाई हुई है, पहले पायदान पर हैं। 6.17% के रिटर्न इनका पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। जतिन गेडिया का पोर्टफोलियो फ्लैट लेकिन नेगेटिव बायस। वहीं ब्रिजेश का पोर्टफोलियो -3.5% के रिटर्न लैंड करते हुए। तो ये रहा खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, जहां पर 2 खिलाड़ियों की तरफ से नेगेटिव साइड पर रिटर्न्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित लीड कर रहे हैं 6.17% के रिटर्न्स के साथ। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे JICD के CMD रामास्वामी नारायणन से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार। बजट का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म फिस्कल डेफिसिट, कमाई और खर्च के बीच के अंतर को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ये वो नंबर है जिस पर बाजार की पैनी नजर होती है। सरकार के खर्च अगर कमाई से ज़्यादा हैं तो वो कर्ज लेकर उसको पूरा करती है। जितना ज़्यादा डेफिसिट उतना ज़्यादा उधार। ज़रूरत से ज़्यादा वित्तीय घाटा होना मार्केट को परेशान करता है। सरकार ने FY25 के लिए 4.9% फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य तय किया है।